इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब डॉक्टर इलियास, मुझे आपने ये मस्जिद में तालियां तो आप बजा नहीं सकते, लेकिन मुझे यही नहीं पता चलेगा कि आपको मेरी बातें पसंद आई हैं नहीं आई। अच्छा, डॉक्टर अमजद कह रहे हैं हाथ आप खड़ा करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबको जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था। हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था, और जो फलाई रियासत किसके तर्ज पे बनना था? जो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक रियासत कायम की थी, उन असूलों पे हमने पाकिस्तान को खड़ा करना था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमारा किबला होना चाहिए था 1947 में, हम उस रास्ते पे नहीं चले। और मेरा ये ईमान है कि अगर आज पाकिस्तान को वो इज्जत नहीं मिली दुनिया में, अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। जो इंसान अपने नजरिए से हटता है वो भटक जाता है। और हमारा नजरिया मदीना की रियासत का नजरिया था। उसमें दो सबसे अहम चीजें थी। एक इंसानियत, फलाई रियासत, जिधर रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी थी, जिसको अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट कहते हैं। और दूसरा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और उनको जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। और उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको भी सजा मिलेगी। यानी कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये दो सबसे बड़े असूल थे जो बुनियाद बने मदीना की रियासत में। और भी थे, मेरिटोक्रेसी थी, ख्वातीन को पहली दफा जायदाद में हक दिया गया, गुलामों को इंसानों की तरह हुक्म दिया रखने का, कोई किसी के अंदर, सब इंसान हजरत आदम की औलाद बताया गया कि कोई भी रंग हो आपका, इस पे कोई इंसानों के अंदर फर्क नहीं है। और फिर रहमतुल आलमीन ने इंसानों को इकट्ठा किया, इंसानियत का पैगाम दिया कि सब इंसानों को तकसीम नहीं किया। और वो रियासत, उसके ऊपर कई सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन असूलों पे उन्होंने मदीना की रियासत खड़ी की थी, आपको वो असूल वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उन रियासतों में नजर आते हैं। मैं सारी दुनिया गया हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेविया, इन मुल्कों में आप चले जाएं आपको ज्यादा इस्लाम नजर आएगा। वो करीब है उनके मदीना की रियासत के असूलों पे। वहाँ इंसाफ भी है, वहाँ इंसानियत है, वहाँ फलाई रियासत है, वहाँ मेरिटोक्रेसी है, वहाँ ख्वातीन को हुकूक मिले हुए हैं, इंसानों में फर्क नहीं करते। और मुसलमान दुनिया में बड़े कम, 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क है, बड़े कम मुसलमान मुल्कों में आपको वो मदीना की रियासत के असूल नज़र आएंगे। इसीलिए मैं इंशाअल्लाह कल आगाज़ कर रहा हूँ
रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का, और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी, सबको पता चल जाए। अल्लाह किसी को ईमान देता या नहीं देता वो तो अल्लाह का तोहफा है, लेकिन हम अपनी रियासत जिम्मेदारी पूरी करें अपने इंसानों पे, अपने बच्चों पे, उनको बताएं कि असल में उनकी सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। तो आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, इसका मकसद एक है कि हम उस फलाही रियासत के रास्ते पे चले जाएं, और उसके लिए मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी, कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। अब ये मैं आज कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमने 45 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। 45 लाख ख़ानदान शुरू किया था हमने पख्तूनख्वा से और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फिर जो हमारे कमज़ोर इलाके पंजाब के, साउथ पंजाब में, और थरपाकर सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन अब सारे पाकिस्तान में हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर अमजद ने कहा, और डॉक्टर अमजद, मैं आपकी जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। आप वो इंसान हैं जो समझ गए हैं ज़िंदगी का मकसद, कि अल्लाह तो उसको आखिरत में उसको नवाजता है जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। तो आपने जो भी बताया कि इसका मकसद क्या है, हमारे जो 45 लाख ख़ानदान हैं जो सबसे नीचे हैं, एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी ख़ानदान में अगर टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे और अपने लिए कमा सके घर पे। और अब तो IT एक ऐसा शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के आप 6 महीने 12 महीने में एक बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, वो IT सीख सकता है, प्रोफेशनल पैसे कमा सकता है। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा अब दोनों अगले साल तक, वो 1000 अरब है। 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख ख़ानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। मकसद ये है कि लोग खुद अपने पैर पे खड़े हों, हुनर सीखें, कारोबार करें। हुकूमत के पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं आएगा कि नौकरियां सबको दे दे। 22 करोड़ अवाम है, हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं होंगे। तो लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके, अपना कारोबार, हुनर सीख सकें, और किसानों के लिए ख़ास तौर पे कि सूद के बगैर कर्जे मिलें ताकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर लगा सके और अपनी आमदन बढ़ा सके। और फिर सबसे बड़ी बात, घर। ये एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे अपनी छत हो, लेकिन हमारे मुल्क में इतना महंगा है घर बनाना, और बैंक अभी तक कर्जे ही नहीं देते थे।
چھوٹے لوگوں کو تنخواہ طبقہ ان کے پاس کبھی بھی ان کو قرضے نہیں دیتے تھے، پیسے والوں کو قرضے دیتے تھے. تو اس کا ہوا کیا کہ صرف پیسے والے لوگ گھر بنا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچی آبادیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. کراچی میں تقریباً 40% کراچی کچی آبادیاں ہو گیا ہے. ہر شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں. لاہور میں کچی آبادیاں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے. تو یہ کوشش، ایک تو یہ کہ سب سے جو 45 لاکھ غریب خاندان ہیں ان کو 20 لاکھ کا سود کے بغیر قرضہ، اور پھر ہم نے اب بینکوں کو تیار کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں بینک اب تنخواہ دار اور اس طبقہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، اسی کرائے کے اندر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتا ہے. یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے کبھی پاکستان میں تنخواہ دار اور نچلے طبقے کو نہیں دیے گئے تھے. اور یہ آنے والے دنوں ہر ہفتے یہ بڑھتے جا رہے ہیں قرضے، کیونکہ بینکوں نے پہلی دفعہ، ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں، ہم بینکوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے، تاکہ جو سود زیادہ نہ ہو ایک عام آدمی کے لیے. تو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. تو انشاءاللہ میری جو خواب ہے کہ ہم وہ جو سفر نکل گئے ہیں فلاحی ریاست کی طرف، جس میں جو سب سے بڑا پروگرام ہم نے کیا، جس میں مجھے ابھی فخر سب سے زیادہ ہے، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. اس مہینے کے اینڈ تک سارے پنجاب کے خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. یہ پھر سے سن لیں، ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل، کسی بھی اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اب تک عام لوگ صرف گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کرواتے تھے، اور گورنمنٹ کے ہسپتال اگر آپ باہر چلے جائیں بڑے شہروں سے تو وہاں بڑا مشکل، کئی دفعہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، نرسز نہیں ہوتی، اکوپمنٹ نہیں ہوتی. تو وہ بیچارے رلتے رلتے شہروں میں آتے ہیں. شہروں میں ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، 2-2 3-3 لوگ بستر پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ سے اب کیا ہوگا؟ اب جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں وہ دیہاتوں میں جا کے ہسپتال بنائیں گے، کیونکہ ہر خاندان کے پاس اب پیسہ آ گیا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے. اور اس سے انشاءاللہ جو میری ایک ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے برا اور مشکل وقت ایک خاندان پہ تب آتا ہے جب ایک گھر میں بیماری ہو، ماں باپ بیمار ہوں، بچے بیمار ہوں، اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اس سے زیادہ ایک گھر میں بے بسی کا عالم نہیں ہوتا. تو یہ مجھے جو سب سے بڑی خوشی، اگر مجھے پوچھیں کہ 3.5 سال میں آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ملی ہے، وہ اس میں ملی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میں آخر میں سارے جتنے بھی لوگوں نے مل کے یہ کامیاب پاکستان میں، جتنے بھی اداروں نے، اخوت، NRSP، سب نے جنہوں نے مل کے یہاں تک یہ ممکن کیا ہے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ راستہ، یہ وہ خواب ہے جو علامہ اقبال نے سوچا تھا جب انہوں نے پاکستان کا تصور کیا تھا. یہ اس راستے پہ انشاءاللہ ہم نکل گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. پاکستان پائندہ باد.